हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम अधिगम के सिद्धांत में स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और क्लार्क हल का प्रबलन का सिद्धांत, इन दोनों ही मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो टेट, सीटेट, सुपर टेट व सभी टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था इसे? BF स्किनर ने। BF स्किनर का फुल नेम क्या है? ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर। फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं, ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ पर दो क्वेश्चन हुए। BF स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। और BF स्किनर का फुल नेम क्या है? ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर। आगे देखते हैं अन्य नाम। ये जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे उत्सर्जित अनुबंधन, आर्यस थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन। अनुबंधन आपको बताया जा चुका है कि जब कोई व्यक्ति कोई अनुक्रिया करके किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उस अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच एक संबंध बनता है, उसी को अनुबंधन कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट आगे क्लियर होंगे जब हम सिद्धांत को डिटेल से आपको बताएंगे, तो उसी में ये सभी पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पर हम इनको डिटेल से नहीं बता रहे हैं। आगे देखते हैं। स्किनर ने ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया जो प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने पर होती हैं। क्या किया स्किनर ने कि जो व्यक्ति की ऐच्छिक, खुद की इच्छा के द्वारा जो व्यक्ति अनुक्रियाएं करता है, तो स्किनर ने उनका अध्ययन किया। जो प्राणी द्वारा कहाँ होती हैं? जब प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होता है तब वो क्रियाएं प्राणी खुद करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सक्रिय अनुबंधन। प्राणी के सक्रिय होने पर जब वो कोई क्रिया करता है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करता है, तो क्या होता है? सक्रिय अनुबंधन बनता है। इसीलिए इसका एक नाम सक्रिय अनुबंधन क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे। इसे स्किनर ने क्रिया प्रसूत कहा। जब प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होता है और अपनी ऐच्छिक अनुक्रियाएं करता है, तो इसे स्किनर ने क्या कहा? इसे स्किनर ने क्रिया प्रसूत कहा। आगे है, क्रिया प्रसूत वे व्यवहार या अनुक्रियाएं हैं जो जानवरों या मानवों द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट की जाती हैं और उनके नियंत्रण में रहती हैं। क्रिया प्रसूत क्या होता है? ये वे व्यवहार होता है जो जानवर या मनुष्य अपने खुद की इच्छा से प्रकट करते हैं और ये व्यवहार उन जानवरों या मनुष्यों के खुद के नियंत्रण में भी रहते हैं। तो यहाँ से इसका सक्रिय अनुबंधन नाम एक क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिया प्रसूत अनुबंध, व्यवहार का अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंध कहलाता है। जब व्यक्ति स्वयं अपनी ऐच्छिक अनुक्रियाओं के द्वारा कोई व्यवहार करता है, उसके द्वारा जो अनुबंधन बनता है, तो वह क्या कहलाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंध कहलाता है। आगे देखेंगे स्किनर का प्रयोग। स्किनर ने क्या प्रयोग किया था? किस पर प्रयोग किया था? तो स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था वह चूहे पर किया था। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों तथा कबूतरों पर किया था। किसमें किसमें किया था? चूहों और कबूतरों पे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक प्रयोग में, चूहे वाला प्रयोग यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक प्रयोग में भूखे चूहे को एक विशेष रूप से बनाए गए बॉक्स, जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं, स्किनर ने एक विशेष रूप से बॉक्स तैयार किया था। ये जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये बॉक्स है, इसे क्या कहते हैं? स्किनर बॉक्स कहते हैं। याद रखिएगा, स्किनर ने स्किनर बॉक्स तैयार किया था। तो इस स्किनर बॉक्स में एक भूखे हुए एक चूहा था जो भूखा था, उसे इस स्किनर बॉक्स में उसने रख दिया। चूहा इस बॉक्स में चारों ओर घूम फिर सकता था, परंतु इससे बाहर नहीं जा सकता था। ये जो चूहा था ये इस बॉक्स में अंदर ही घूम फिर सकता था, लेकिन इससे बाहर नहीं निकल सकता था। दीवार में एक लीवर लगा था। देखते हैं इस स्किनर बॉक्स को। ये देखिए चूहा है और ये यहाँ पर लीवर लगा है। ये दो लाइटें लगी हैं यहाँ पर, ये दिखाया गया है यहाँ पर। ये दो लाइटें हैं, ये स्पीकर है और ये भोजन का डिब्बा है, इसमें भोजन है। और क्या है इसमें? यहाँ पर एक फूड कप है।
तो यहाँ से भोजन निकलकर, जब ये चूहा इस लीवर को दबाएगा तो यहाँ से भोजन निकल कर आएगा। यहाँ पर एक प्लेट है, उस प्लेट में इस स्किनर बॉक्स के अंदर आ जाएगा और चूहा उस भोजन को खा सकेगा। तो आगे देखते हैं इस प्रयोग को। उस बॉक्स में, स्किनर बॉक्स में एक लीवर लगा था जिसका संबंध बॉक्स की छत पर लगे एक भोजन के पोल से होता था। लीवर के नीचे एक प्लेट भी रहती थी। जब लीवर को दबाया जाता था तो भोजन पात्र से एक निश्चित मात्रा में भोजन निकलकर प्लेट में गिर जाता था। क्या होता था, जैसे अभी आपको बताया गया है कि ये भोजन पात्र है और यहाँ पर एक प्लेट रखी है, स्किनर बॉक्स के अंदर प्लेट है, और जब ये चूहा इस लीवर को दबाएगा तो यहाँ से एक ऐसा पाइप टाइप का है, इससे भोजन आकर इस प्लेट में गिर जाएगा और ये चूहा भोजन को ग्रहण कर सकेगा। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब एक भूखा चूहा पहली बार बॉक्स में रखा गया तो उसे लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना तो मालूम नहीं था। पहली बार वो रखा गया था, उसे यह तो पता नहीं था कि इसे अगर दबाएगा तो उसे भोजन मिल जाएगा, और वह भूखा भी था। इसलिए वह भूख से परेशान होकर बॉक्स में इधर उधर घूमने लगा। क्या करने लगा, जब उसे ज़्यादा तेज़ भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा और दीवारों को पंजों से खरोचने लगा। इस तरह खोजबीन करते हुए संयोग से एक बार उससे लीवर दब गया। संयोग से एक बार क्या हुआ, उससे जो लीवर था वह दब गया। लीवर के दबते ही प्लेट में खाना गिर गया और चूहे ने उसे खा लिया। जब लीवर दबा तो खाना उस प्लेट में आकर गिर गया और चूहा चूंकि भूखा था तो उसने भोजन को ग्रहण कर लिया। अगले प्रयास में कुछ क्षणों के पश्चात यह अन्वेषी व्यवहार पुनः आरंभ हुआ। अन्वेषी मतलब खोजबीन वाला व्यवहार उसका जो था। कुछ समय बाद जब वह फिर भूखा हुआ तो उसने फिर ऐसा ही करना शुरू किया। उसे दोबारा में भी ये नहीं पता चला कि इसे दबाने से आया, उसे लगा कि अचानक से आ गया, तो उसने फिर से वही सब करना प्रारंभ किया। बहुत सारे इधर उधर उसने प्रयास किए। आगे देखते हैं। जैसे जैसे प्रयासों की संख्या बढ़ती गई, चूहे को बॉक्स में रखने और उसके द्वारा लीवर दबाने के बीच का समय अंतराल घटता गया। यही क्रिया कई बार दोहराई गई। तो जैसे जैसे जो प्रयासों की संख्या बढ़ती गई, मतलब जब पहली बार चूहा उस बॉक्स में डाला गया था तब तो उसे बिल्कुल नहीं पता था कि इस लीवर को दबाने से भोजन आएगा। उसने धोखे से दबा दिया और वो उससे भोजन आ गया। ऐसे ही जब कई बार इस प्रयोग को दोहराया गया तो लास्ट में क्या आया कि उसे ये पता हो गया कि इस लीवर को दबाने से भोजन बाहर आ जाएगा। धीरे धीरे समय अंतराल घटता गया और जब स्किनर बॉक्स में रखते हुए चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लेता है तो अनुबंधन पूर्ण हो जाता है। अनुबंधन कब पूर्ण होता है, जब चूहे को स्किनर बॉक्स में रखो और वो तुरंत लीवर को दबाए और भोजन को प्राप्त कर ले, बिना एक भी गलतियां किए तुरंत भोजन को प्राप्त कर ले। तो कब क्या होता है, यहाँ पर अनुबंधन पूर्ण हो जाता है। यहाँ यह स्पष्ट है कि लीवर की अनुक्रिया क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है। लीवर दबाने की जो अनुक्रिया है वह कैसी अनुक्रिया है, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया अभी आपको ऊपर बताई गई क्या होती है। जब व्यक्ति अपने ऐच्छिक व्यवहारों द्वारा करता है तो वह क्रिया प्रसूत अनुक्रिया होती है, जिसका परिणाम भोजन प्राप्त करना है। अनुक्रिया क्या हो गई, यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुक्रिया लीवर दबाना हो गई और उसका परिणाम क्या हुआ, भोजन प्राप्त करना। तो ये था स्किनर का प्रयोग। अब नेक्स्ट देखते हैं। लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने का निमित्त है, इसलिए इस प्रकार से इस अधिगम को नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा जाता है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि लीवर दबाने की जो अनुक्रिया हो रही है वह भोजन प्राप्त करने का निमित्त है। जब वह लीवर दबाएगा तभी भोजन को प्राप्त करेगा, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नैमित्तिक अनुबंधन। नेक्स्ट, आर्यस थ्योरी। आर्यस थ्योरी इसका नाम क्यों रखा गया है, इसके पहले जो आपको थॉर्नडाइक का सिद्धांत बताया गया था उसमें बताया गया था थॉर्नडाइक के सिद्धांत को यसार थ्योरी कहा जाता है। उन्होंने अपने सिद्धांत को यसार थ्योरी नाम दिया था। उन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया को महत्व दिया था कि जब व्यक्ति के सामने कोई लक्ष्य होता है, उद्दीपक होता है, तभी वह क्रिया करता है। ये किसका सिद्धांत था, थॉर्नडाइक का। लेकिन जो ये स्किनर थे इन्होंने उसका जस्ट उल्टा किया। इन्होंने क्या नाम दिया, आर्यस थ्योरी। तो इसे देखते हैं ये नाम क्यों दिया था इन्होंने। यस आर सूत्र के अनुसार बिना उत्तेजक की अनुक्रिया नहीं हो सकती। यस आर सूत्र किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। यस आर मतलब उद्दीपक अनुक्रिया, जब व्यक्ति के सामने कोई लक्ष्य होगा तभी वह अनुक्रिया करेगा। तो इसके अनुसार क्या था कि बिना उत्तेजक के मतलब बिना लक्ष्य के कोई अनुक्रिया नहीं हो सकती। इस मत का स्किनर ने विरोध किया। स्किनर की मान्यता है कि उत्तेजक के बिना अनुक्रिया घटित हो सकती है। स्किनर ने थॉर्नडाइक के सिद्धांत का विरोध किया और उन्होंने क्या माना कि बिना अनुक्रिया
बिना किसी उत्तेजक के या बिना किसी लक्ष्य के भी अनुक्रिया घटित हो सकती है। जैसे इनके प्रयोग में दिखाया गया है कि जो चूहा था उसके सामने भोजन रखा था तो बाहर, लेकिन उसे दिख नहीं रहा था, उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं था, उसे भूख लगी थी और वह अनुक्रियाएं कर रहा था तरह तरह की, जिससे एक अनुक्रिया ऐसी हुई कि उसके सामने भोजन आ गया, जबकि उसके सामने भोजन उसे दिख नहीं रहा था कि उसके सामने वो लक्ष्य उसे दिख रहा हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिना उद्दीपक के या बिना लक्ष्य के अनुक्रिया चूहा कर रहा था। तो मतलब बिना उत्तेजक के बिना भी अनुक्रिया घटित हो सकती है। इसके अनुसार अनुक्रिया पहले होनी चाहिए, किंतु वांछित अनुक्रिया का पुनर्बलन जरूरी है। स्किनर मानते हैं कि अनुक्रिया पहली होनी चाहिए, उसका जो उद्दीपक है वो बाद में प्राप्त होना चाहिए, किंतु क्या है, वांछित, अगर कोई व्यक्ति वांछित अनुक्रिया कर रहा है, सही अनुक्रिया कर रहा है, तो उसके लिए पुनर्बलन जरूरी है। जैसे चूहा था, उसने कई अनुक्रियाएं की, जब लीवर पर उसका पैर पड़ा तो भोजन आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसे वांछित पुनर्बलन दिया गया। अगर उसे भोजन की जगह कुछ कोई ऐसा कुछ होता जिससे उसे हानि पहुंचती, तो यहाँ वहाँ पर क्या होता, नकारात्मक पुनर्बलन होता, वह उस क्रिया को दोबारा नहीं दोहराता। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वांछित अनुक्रिया का पुनर्बलन करना जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति सही अनुक्रिया कर रहा है तो वहाँ पर उसका पुनर्बलन करना जरूरी होता है, अन्यथा अनुक्रिया में ह्रास होने लगता है। अगर उसका पुनर्बलन नहीं किया जाएगा, अगर चूहा को भोजन नहीं दिया जाता वहाँ पर, तो वो जो अनुक्रियाएं कर रहा था कई सारी, वो धीरे धीरे करना बंद कर देता। पुनर्बलन उचित के पश्चात ही देना चाहिए, अनुक्रिया के पश्चात ही पुनर्बलन देना चाहिए, अनुक्रिया के पहले नहीं देना चाहिए। स्किनर के अनुसार अनुक्रिया ही है जो सबल होती है, ना कि उत्तेजक अनुक्रिया बंधन। स्किनर जो मानते हैं कि अनुक्रिया ही सबल होती है, जबकि जो थॉर्नडाइक मानते थे वह उद्दीपक अनुक्रिया को मानते थे। तो स्किनर मानते हैं कि अनुक्रिया सबल होती है, उत्तेजक अनुक्रिया का बंधन नहीं। ये कंप्लीट हो गया आर्यस थ्योरी इन्होंने नाम क्यों दिया। नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, स्किनर के सिद्धांत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। फर्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम का एक प्रकार है जिसमें इसके परिणाम से व्यवहार को सीखा जाता है, बनाए रखा जाता है अथवा उसमें परिवर्तित किया जाता है। ऐसा परिणाम को प्रबलक कहा जाता है। क्या है क्रिया प्रसूत अनुबंधन? अधिगम का यह एक प्रकार होता है, इसके द्वारा किसी भी प्रकार के व्यवहार को सीखा जाता है, उस व्यवहार को बनाए रखा जाता है, या कोई व्यवहार जैसे कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे परिणाम को प्रबलक कहा जाता है। ऐसे परिणाम को क्या कहा जाता है? प्रबलक, या इसी को पुनर्बलन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पुनर्बलन ऐसा कोई भी उद्दीपक या घटना है जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ा देता है। पुनर्बलन जो होता है वह कोई भी ऐसी उद्दीपक हो, लक्ष्य या उद्दीपक या घटना होती है जो अगर कोई व्यक्ति कोई अनुक्रिया कर रहा है तो अगर उसमें कोई सकारात्मक पुनर्बलन उसे दे दिया जाता है तो वह जो अनुक्रिया कर रहा है उसके घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब पुनर्बलन से क्या होता है, पुनर्बलन व्यक्ति को अगर वो कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो वहाँ पर उसे पुनर्बलन देना चाहिए, जिससे वह जो कार्य कर रहा है वह और सही तरीके से करता रहे, उसमें ह्रास ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, वांछित अनुक्रिया के पुनर्बलन से छोटे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। अगर कोई छोटा बच्चा वांछित अनुक्रियाएं कर रहा है तो उसे को पुनर्बलन देना चाहिए। पुनर्बलन जैसे उसकी पुरस्कार देना, प्रशंसा करना, उसे कोई सम्मान देना, तो ये पुनर्बलन होता है। तो उससे बच्चों को क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है और वे उचित व्यवहार करने लगते हैं। जैसे कई बार देखा गया है कि बच्चे चॉकलेट के लालच में बार बार उचित लिखने और पढ़ने का प्रयास करते हैं और पढ़ना लिखना सीख जाते हैं। यहाँ पर बच्चों को चॉकलेट दिया जा रहा है तो चॉकलेट क्या है? ये पुनर्बलन का कार्य कर रहा है। इससे बच्चे क्या करते हैं? कई अच्छे से लिखने पढ़ने का प्रयास करते हैं और वे सीख भी जाते हैं। तो पुनर्बलन सही समय में देना चाहिए, अनुक्रिया के बाद देना चाहिए और पुनर्बलन देना आवश्यक होता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वांछित और उपयुक्त व्यवहार का पुनर्बलन पुरस्कार द्वारा तुरंत करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार कर रहा है, वांछित व्यवहार कर रहा है, तो उसका पुनर्बलन तुरंत पुरस्कार द्वारा करना चाहिए। देर से पुनर्बलन देने का प्रभाव कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सिद्धांत में पुनर्बलन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। स्किनर के सिद्धांत में किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? पुनर्बलन को। नेक्स्ट पॉइंट है, पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक वे होते हैं
जिसका परिणाम सुखद होता है। इसमें वे उद्दीपक शामिल होते हैं जिसका परिणाम सुखद होता है, जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, सम्मान, धन आदि। ये सब चीज़ें अगर बच्चों को दी जाएगी तो वह सुख का अनुभव करेंगे और किसी भी चीज़ को जल्दी सीखेंगे। यह उनमें पॉजिटिव विकास करेगा। जबकि जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है इसमें पीड़ादायक उद्दीपक शामिल होते हैं, जैसे दंड, भय, शोक लगाना आदि। शोक लगाना क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा है उसे देखकर कहना कि यह कभी सफल नहीं हो सकता, तो ये होता है शोक लगाना। तो अगर बच्चे को अगर वह गलत कार्य कर रहा है तो उसको नकारात्मक पुनर्बलन दीजिए, अगर वो सही वांछित कार्य कर रहा है तो उसको हमेशा सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म इसी सिद्धांत से हुआ है। अभिक्रमित अनुदेशन होता क्या है? इसके अंतर्गत छात्र अपनी क्षमता के अनुसार सीखते हैं। छात्र तभी अग्रसर होता है जबकि उसका उचित उत्तर द्वारा प्रबलन हो जाता है। तो ये हो गया अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म किस सिद्धांत से हुआ है? स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से। तो स्किनर का सिद्धांत कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे पुनर्बलन का सिद्धांत। अभी स्किनर में भी पुनर्बलन आया था, तो स्किनर जो थे उन्होंने दिया तो था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, लेकिन अपने सिद्धांत में महत्व किसे दिया था? पुनर्बलन को। अब ये पुनर्बलन का सिद्धांत अलग है, इसको दिया था क्लार्क हल ने, और इन्होंने भी पुनर्बलन को महत्व दिया था क्योंकि ये पुनर्बलन का सिद्धांत ही है, तो पुनर्बलन को महत्व तो दिया ही होगा। इसके भी कुछ अन्य नाम हैं, जैसे फर्स्ट है सबलन या प्रबलन का सिद्धांत। पुनर्बलन को ही सबलन भी कहते हैं और इसी को प्रबलन भी कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम सबलन या प्रबलन का हो गया। नेक्स्ट है आवश्यकता अवकलन या ह्रासन का सिद्धांत। नेक्स्ट चालक न्यूनता का सिद्धांत, जैविकी आवश्यकता का सिद्धांत। प्रत्येक जो प्राणी होता है उसकी आवश्यकता में कुछ ना कुछ कमी होती है, या कह सकते हैं कि प्रत्येक जो प्राणी होता है उसकी कुछ जैविकी आवश्यकताएं होती हैं। जैविकी आवश्यकताएं क्या होती हैं? जैसे भूख लगने पर खाने की मांग, प्यास लगने पर पानी की मांग। जैविकी आवश्यकताएं जो होती हैं ये जन्मजात आवश्यकताएं होती हैं। जब व्यक्ति को भोजन या प्यास लगने पर पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या होगा? भूख लगने पर जब भोजन दिया जाएगा और प्यास लगने पर पानी दिया जाएगा तो ये जो भोजन और पानी हैं ये पुनर्बलन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं ये? पुनर्बलन का। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जैविकी आवश्यकता का नियम। और सबलन प्रबलन तो इसके नाम ही है, तो इसका नाम सबलन और प्रबलन का सिद्धांत। जब व्यक्ति को भूख लगने पर भोजन मिल जाएगा तो उसकी जो आवश्यकता होगी उसका ह्रास होगा, मतलब जो उसकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो उसमें कमी आएगी। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आवश्यकता अवकलन या ह्रासन का सिद्धांत। अवकलन मीन्स कमी होता है, ह्रासन मीन्स भी कमी होता है। क्लार्क हल जो थे उन्होंने चालक पर अत्यधिक बल दिया है। आगे बताएंगे चालक क्या है, तो इसीलिए इसको चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, हल पुनर्बलन या सबलीकरण की प्रक्रिया उसे मानते हैं जिसे प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति होती है। किसे मानते हैं पुनर्बलन या सबलीकरण हल? जिससे प्राणी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वही पुनर्बलन या सबलीकरण है। जैसे भोजन से व्यक्ति की भूख की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है तो वह पुनर्बलन हो गया। तथा चालक की संतुष्टि होती है। प्राणी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और चालक की संतुष्टि होती है, वही क्या है? पुनर्बलन हल के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हल ने सीखने की प्रक्रिया में चालक का बहुत महत्व बताया है। क्या किया है यहाँ पर? चालक का बहुत महत्व बताया, इसीलिए उसको क्या कहा गया था? चालक न्यूनता का सिद्धांत। प्रेरणा प्राणी की शारीरिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से उत्पन्न होती है। प्रेरणा जो होती है वह प्राणी की शारीरिक मनोवैज्ञानिक जब आवश्यकताएं होती हैं तो प्रेरणा उत्पन्न होती है। अभिप्रेरणा प्राणी में चालक का कार्य करती है। जब प्राणी अभिप्रेरित होगा तो वह क्या करेगी? अभिप्रेरणा प्राणी में चालक का कार्य करेगी। अभिप्रेरणा की अनुपस्थिति में प्राणी कुछ नहीं सीख सकता है। अगर अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर नहीं होगी तो प्राणी कुछ भी नहीं सीख पाएगा। अभिप्रेरणा उत्पन्न होने से प्राणी की क्रियाएं उद्देश्य पूर्ण हो जाती हैं। क्या होता है कि जब अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है तो प्राणी जो क्रियाएं करता है वह उद्देश्य पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार क्रिया करने से उसे पुरस्कार मिलता है तो प्राणी उस क्रिया को दोहराता है। जब अभिप्रेरणा उत्पन्न करने से क्या होता है? प्राणी की क्रिया उद्देश्य पूर्ण हो जाती हैं और वह अपनी क्रिया करता है। इस प्रकार क्रिया करने पर अगर उसे पुरस्कार मिलता है तो क्या करेगा? प्राणी अपनी उस क्रिया को दोहराएगा
और अगर उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा तो वह अपनी क्रिया को करना बंद कर देगा। पुरस्कार मतलब पुनर्बलन। अगर उसे कोई पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो वह उस क्रिया को दोहराएगा। अगर उसे कोई नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो वह उस क्रिया को करना बंद कर देगा। इस प्रकार पुरस्कार प्राणी में उत्तेजना और अनुक्रिया के संबंध को पुष्ट या दृढ़ करते हैं। उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच जो संबंध होता है, अगर उस क्रिया को प्राणी बार बार दोहराएगा तो इन दोनों के मध्य जो संबंध होगा वह पुष्ट या दृढ़ हो जाएगा। कब? जब प्राणी को पुरस्कार प्राप्त होगा या कोई सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त होगा। यह पुरस्कार ही पुनर्बलन है। अतः सीखने का कार्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है। ये पुरस्कार जो होता है यही पुनर्बलन होता है। मतलब पूरे का क्या निकला कि सीखने का जो कार्य होता है वह आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। जब व्यक्ति को कोई आवश्यकता होगी तो वह सीखेगा, अगर कोई आवश्यकता नहीं होगी तो वह नहीं सीखेगा। हल का प्रयोग। हल ने क्या प्रयोग किया था देखते हैं। हल ने एक 2 खाने वाला पिंजरा लिया। दूसरे खाने में जाने के लिए बीच के दीवार पर एक सुराग था। जैसे एक ये पिंजरा है, इसमें 2 खाने बने थे, एक खाना ये हो गया, एक खाना ये हो गया। इन दोनों के बीच में जो दीवार थी इसमें एक छिद्र बना था या सुराग बना था। एक खाने में चूहा रखा गया तथा बीच की दीवार में विद्युत धारा प्रवाहित की गई। एक खाने में चूहा रखा गया और बीच की दीवार में क्या किया गया? विद्युत धारा प्रवाहित की गई। इस उत्तेजक से चूहा अनेक प्रकार की क्रियाएं करने, उछल कूद करने, पिंजरे की छड़ों को काटने लगा। ये जो विद्युत धारा प्रवाहित की गई, इसके कारण चूहा क्या करने लगा? अनेक प्रकार की क्रियाएं करने लगा, वहाँ से निकलने के लिए उछल कूद करने लगा, पिंजरे की छड़ों को काटने लगा। अंत में क्या हुआ? वह उस छेद के द्वारा दूसरे खाने में कूद गया। विद्युत धारा जो प्रवाहित की गई थी उसके कारण वहाँ से निकलना चाह रहा था चूहा। उसने कई क्रियाएं की, उछल कूद की, पिंजरे की छड़ों को भी काटने का प्रयास किया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। अंत में क्या हुआ? वह जो वो छेद बना था उससे वह दूसरे खाने में कूद गया। उसके बाद क्या हुआ? इसके पश्चात दूसरे खाने में विद्युत धारा प्रवाहित की गई। जब वह दूसरे खाने में चला गया तो फिर दूसरे खाने में विद्युत धारा प्रवाहित की गई। ऐसा तब तक दोहराया गया जब तक चूहे ने दूसरे खाने में कूदना नहीं सीख लिया। ऐसा कब तक दोहराया गया? जब तक चूहा तुरंत दूसरे खाने में नहीं कूदने लगा। इस प्रकार सीखना परिणाम के नियम के कारण हुआ। तो इस प्रकार चूहा लास्ट में क्या सीख गया कि वह जैसे ही विद्युत धारा को जिस बॉक्स में लगाया जाता, जिस बॉक्स में चूहा रहता उधर ही लगाया जाता और वह तुरंत दूसरे बॉक्स में कूद जाता। तो यह था हल का प्रयोग। हल के प्रयोग के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे फर्स्ट है, हल के सिद्धांत में अभिप्रेरणा पर अधिक बल दिया गया है। किस पर अधिक बल दिया गया है? अभिप्रेरणा पर, क्योंकि वे प्राणी की मूल आवश्यकताओं से संबंध है। अभी ऊपर आपको बताया गया कि अभिप्रेरणा जो है वो प्राणी की मूल आवश्यकताओं से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, हल ने सीखने की प्रक्रिया में केवल उत्तेजना और प्रक्रिया पर ही बल दिया है, बल नहीं दिया, अपितु सीखने वालों की मनोदशा, आवश्यकताओं और लक्ष्यों को भी उचित स्थान दिया है। ये जो हल थे इन्होंने केवल उत्तेजना और प्रक्रिया पर बल नहीं दिया, बल्कि सीखने वालों की मनोदशा, सीखने वालों की आवश्यकताएं क्या हैं, लक्ष्य उसके क्या हैं, ये सभी चीज़ों पर हल ने बल दिया है। जबकि जो थॉर्नडाइक थे, स्किनर थे, इन्होंने उत्तेजक अनुक्रिया पर बल दिया था और हल ने इन सभी चीज़ों पर बल दिया है। तो हल का सिद्धांत ज़्यादा मान्य हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अनुसार छात्रों को किसी क्रिया करने के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। हल के सिद्धांत के अनुसार छात्रों को किसी क्रिया को करने के लिए क्या प्रदान करनी चाहिए? अभिप्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। तो हल का जो सिद्धांत है इसका शैक्षिक महत्व ये हुआ कि बच्चों को उसी प्रकार से पढ़ाना चाहिए, उसी प्रकार से बच्चों का पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए जैसी बच्चों की आवश्यकताएं हों। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। तो आज के दोनों सिद्धांत कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।